जय हिंद। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि ट्रेनिंग मैथोलॉजी जो भी स्टूडेंट CITET में एडमिशन लिए हैं और जिनका हो गया एडमिशन उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो CITET कर रहे हैं उनके लिए हम लेके आए हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसको हम यूनिट बाय यूनिट आपका पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के 14 यूनिट होते हैं आपके। और 14 यूनिट में से पहला यूनिट तो आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर होता है। और उसके बाद में आपका लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी। इस तरीके से 14 यूनिट है आपके। हम 14 यूनिट को टॉपिक बाई टॉपिक सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होता है टॉपिक है वो हमारा जो सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका यूनिट फर्स्ट है जो आपका यूनिट फर्स्ट, तो वह है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगी। आपको इस तरीके से आपका नोट बनवाया जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जाम में 50 के 50 करके आएंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी के एग्जाम के अंदर। ऑनलाइन एग्जाम होता है और आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करना होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इसमें आपको ये फायदा है। तो हम फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे और पूरे 14 यूनिट पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट तक बिल्कुल लास्ट जब हो जाएगा हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम MCQ सॉल्व करेंगे। इसके MCQ आपको सॉल्व करेंगे और उसमें आपका पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपका अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देखेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सबको और नोट्स बनाते जाएंगे, तब आपको एक भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो आपसे इतना अनुरोध है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो हम पहला यूनिट है जो हमारा वो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट हमारा क्या है? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो अनुदेशक है उसकी भूमिका क्या है और उसका उत्तरदायित्व क्या है। इसके ऊपर पूरा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, यानी कि ओवरव्यू करेंगे हम किसका? वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा वोकेशनल का, उसका किस तरीके से क्या क्या हुआ, कब कब इसके बारे में हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्कस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वोकेशनल ट्रेनिंग के। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता सबसे आपका इस टॉपिक इस यूनिट में आपका क्या इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट टॉपिक आपका ओवरव्यू ऑफ वोकेशनल सिनेरियो, इससे आपके क्वेश्चन आता है। और आपका सेकंड जो टॉपिक है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इससे आपका एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में ये इसेंशियल ट्रेट यानी कि आवश्यक लक्षण ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आपका अनुदेशक है उसके जो आवश्यक लक्षण है उसमें क्या लक्षण होना चाहिए, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद आपका थर्ड जो पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आप अनुदेशन करेंगे, जो आप किसी को ट्रेनिंग को अनुदेशन करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी गुड इंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक उसके लक्षण क्या है। उसके बाद में कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपके ट्रेनिंग है उसमें जो कॉमन डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि जो आपके सामान्य लक्षण हो सामान्य दोष होते उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके ये 4 पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए ऊपर पॉइंट में आप एक साइड से डाल लीजिए रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद में आप ये 5 पॉइंट डाल लीजिए ओवरव्यू ऑफ वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया। उसके बाद डिस्कस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग और उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपको इसेंशियल ट्रेट ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आवश्यक लक्षण ऑफ गुड अनुदेशक, अच्छे अनुदेशक के आवश्यक लक्षण क्या है इसके बारे में। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपका कॉमन डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा 1940 के अंतर्गत आपका युद्ध टेक्नीशियन प्रशिक्षण जो है आपका वो आरंभ कर दिया गया था। अब ये तो आरंभ कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? 1940 के अंतर्गत युद्ध टेक्नीशियन जो प्रशिक्षण था इसे किसकी योजना के अंतर्गत चलाया गया? आपकी तकनीकी योजना के अंतर्गत चलाया गया। यानी कि 1940 में आपका क्या हुआ?
1940 में युद्ध तकनीशियन आपका प्रशिक्षण, जैसे कि कहाँ पे, कोनी बिलासपुर में, यानी कि आपका कोनी बिलासपुर में, इसका कोनी बिलासपुर में से आरंभ कर दिया गया था। और 1946 के अंदर इसी योजना को किसके द्वारा चलाया गया, तकनीकी योजना के अंतर्गत चलाया गया, तकनीकी योजना के अंतर्गत चलाया गया था। अब इसमें क्या है, ये दोनों चीजों को संशोधित किया गया, आगे चल के इन्हें संशोधित किया गया, इन्हें मतलब बेहतर बनाने के लिए किसी चीज को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित किया गया। आगे संशोधित करने के बाद में 1950 में क्या हुआ था आपका, इन सभी योजनाओं को संशोधित करने के बाद 1950 में ये जो योजना थी इसे एक व्यापक रूप में यानी कि डाल दिया गया, व्यापक रूप में डाल दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना कहते हैं। लेकिन ये 1950 में ही समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद में 1950 के अंतर्गत आपका क्या आया था, सभी असैनिकों के लिए, सभी असैनिकों के लिए ITI के अंतर्गत प्रशिक्षण करने का उन्हें मौका दिया गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1950 के अंदर ही आपका ITI का जो CTS है उसका जो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ITI की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 के अंदर सभी असैनिकों को ITI के अंतर्गत प्रशिक्षण करने का आप मौका दिया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है कि 1948 में क्या हुआ था। 1948 में शिवराज कमेटी का गठन हुआ था, जो रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण सभी असैनिकों के लिए लागू किया गया था 1948 में। और आपकी निम्मी की बुक में 1950 दिया है और आपकी अगर दूसरी बुकों में 1948 दिया है। तो आपको जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वो निम्मी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको कितना लगाना है, 1950, तो 1950 लगाना है आपको, 1948 नहीं लगाना है। तो देश के आर्थिक एवं सोशल जो विकास संबंधी आवश्यकताओं को नजर में रखते हुए, यानी कि जो देश की आर्थिक और विकास, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारी हालत थोड़ी गंभीर थी, इसलिए देश की आर्थिक एवं सोशल विकास के संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में DGET को कार्य करने की तथा सुझाव देने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, 1952 में शिवराज कमेटी का गठन हुआ। कितने में, 1952 में शिवराज, क्वेश्चन पूछता है शिवराज कमेटी का गठन कब हुआ, शिवराज कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंतर्गत इस कमेटी के अंतर्गत जब इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई, इसी कमेटी ने क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर है, जो आप बन रहे हैं, जो आप बनने वाले हैं, CITS करने के बाद में, पास होने के बाद में आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, तो इसी कमेटी के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो विचार किया गया कि ज्ञान एवं स्किल की, किसी की विज्ञान और स्किल की विशेषज्ञों द्वारा इंस्ट्रक्टर तैयार कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, 1948 में MP में क्या था, MP यानी बिलासपुर के अंदर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फॉर क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर का क्या हुआ, स्थापना की गई, किसकी, CTIS। 1948 में CTI की स्थापना की गई, कहाँ, बिलासपुर में। 1948 में ये आपका कहाँ है, MP मध्य प्रदेश में। और 1948 में CTI की स्थापना की गई। इसका स्थापना जो की गई थी वो किस लिए की गई थी, इंस्ट्रक्टर को क्या ट्रेनिंग और स्किल और उसको ज्ञान देने के लिए उसको क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में आपका, अब इसके बारे में देखते हैं ये स्कीम क्या थी, जो CTI स्कीम थी वो क्या थी, ये हम बता देते हैं। इस स्कीम में क्या था, अब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, आप लिख लीजिए ठीक से,
क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसके 1948 में कोनी बिलासपुर में लागू किया गया था CITS खुलने के बाद। यानी कि जो कोनी बिलासपुर में आपका ये CITS खुल गया था, उसके बाद में क्या हुआ, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में और CTI का निर्माण हुआ, यानी कि और CTI खोले गए। कहाँ कहाँ, मुंबई सबसे पहले कहाँ बोला था, कोनी बिलासपुर में, उसके बाद मुंबई, उसके बाद मद्रास, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद कानपुर और लुधियाना। यानी ये सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आपको मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। इसका उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कि 1948 में कोनी बिलासपुर में CTS खुलने के बाद मुंबई, मद्रास, हैदराबाद और कानपुर के अंदर, कानपुर लुधियाना के अंदर CTI का और CTI का निर्माण हुआ। उसके बाद में एम, इसका उद्देश्य क्या था, एम ऑफ CTI, यानी कि जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एक्सपीरियंस एंड स्किल कारीगरों को शिक्षण देकर, यानी कि जो एक्सपीरियंस और स्किल कारीगरों को शिक्षण देकर प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर बनाना। यानी कि आप ITI कर लेते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि आपने किस तरीके से काम करना, 2 साल आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, आपके पास स्किल होती है, तो ये दोनों गुण आपके अंदर होते हैं, आप कारीगर होते हैं एक तरीके से। तो ये दोनों गुणों के बाद में आपको शिक्षण देकर, यानी कि आपको शिक्षण देकर इंस्ट्रक्टर बनाना। उसके बाद आप क्या होता है, पुराने इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने की स्किल में निपुण बनाना। 2 पॉइंट हो गए, पुराने इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने की स्किल में निपुण बनाना। उसके बाद में मॉडर्न, थर्ड पॉइंट जो आएगा आपका, वो मॉडर्न ट्रेनिंग स्किल पर आधारित प्रशिक्षण की नॉलेज की पुनरावृत्ति करके शिक्षण देना, यानी कि शिक्षा देना। क्या हुआ, मॉडर्न ट्रेनिंग है जो आपकी चली है, जो पुरानी व्यवस्था से आप चलिए, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आई है, वो पुरानी शिक्षा नीति की जगह पर नई शिक्षा नीति संशोधन करके लाए हैं। इसी तरीके से मॉडर्न ट्रेनिंग स्किल है जो आपका नया ट्रेनिंग स्किल है। जैसे कि पहले चिप कितनी बड़ा सा होता था ना चिप, अब उसे मॉडिफाई कर करके इतना सा आ जाता है आपका। तो इसी तरीके से मॉडर्न जो ट्रेनिंग स्किल है, यानी कि पिछले जो तरीके काम करने के तरीके हैं उस पर आधारित, यानी कि उससे मिला कर आपके क्या है, उसकी नॉलेज में, मतलब नॉलेज में वृद्धि करके शिक्षा को नई शिक्षा के साथ जोड़ के नई शिक्षा देना। उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इंस्ट्रक्टर को क्या देना, सर्टिफिकेट देना। यानी कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद आपको क्या देना है, सर्टिफिकेट। 5वां पॉइंट है आपका ट्रेनिंग के प्रिंसिपल तथा प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जो पुराने अनुभव है की इंफॉर्मेशन हासिल करने की सुविधा करता है। क्या करता है, ट्रेनिंग के प्रिंसिपल तथा प्रत्यक्ष अनुभवों की इंफॉर्मेशन हासिल करने की सुविधा करता है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन की जानकारी देता है। 6 पॉइंट आपके हो गए। 6वां पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन की जानकारी। आप ये पॉइंट नोट कर लेना, क्या है, एम ऑफ CTI, इसके उद्देश्य क्या है, उसमें आपको ये पॉइंट नोट कर लेना। 6वां पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन की जानकारी देना। 7वां पॉइंट क्या है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताना, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका महत्व क्या है उनको बताना। जैसे कि आप POT में आगे पढ़ेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी जो आपका आएगा, लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि जो महत्व है शिक्षा में वो क्या है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग के अनुदेशीय सामग्री तथा साहित्य तैयार करने की जानकारी देना। यानी कि जो ट्रेनिंग के अंतर्गत जो सामग्री आएंगी, जो आपको मटेरियल लगने वाला है या उसके लिए जो आपको साहित्य की तैयारी करना, वो सारी चीज़ों की जानकारी देना। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है ट्रेनिंग को अपनी जिम्मेदारियां तथा कार्य और के बारे में जानकारी देना। सिंपल है, ट्रेनिंग को कोई भी ट्रेनी है, कोई भी इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत आता है तो उसको क्या करना है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है और उसके कार्य, उसको करना क्या है, उसके बारे में जानकारी देना। ये 9 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इन 9 पॉइंट के बाद में फ्रेंड हेडिंग डाल लो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल मैं शॉर्ट में लिखा डेवलपमेंट लिख देता हूँ, प्रोग्राम ऑफ DGET। जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं, किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज के अंदर स्किल्ड कारीगरों का होना बहुत जरूरी होता है। उसमें क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काम को अच्छी भली भांति नहीं जानता है,
काम को नहीं जानता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से सोर्स के जरिए या किसी भी तरीके से अंदर उसमें किसी एक टेक्नीशियन की पोस्ट पे वो वर्क करता है। जब जिस इंसान को ये मालूम ही नहीं होगा कि किस तरीके से काम करना है, तो वो क्या करेगा, एक तो पहले तो खुद की नुकसान करेगा, उसके बाद में क्या कंपनी का नुकसान करेगा। तो इसीलिए कंपनी के या इंडस्ट्री के अंदर स्किल कारीगरों का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च कर दी। वो स्कीम क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने जो टेक्नीशियन होते हैं उनके सेंटर ओपन करने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, जिनको 1950 के बाद खोला गया, 1950 के बाद खोला गया था इन्हें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चालू कर दिए गए थे और 1950 के बाद खोला गया था। और ये जो आते हैं ये डीजीईटी के अंतर्गत सभी स्टेटों में प्रारंभ कर दिए गए थे। अब ये आपको पता चलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें ओपन किया गया था, किसे, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने ये जो टेक्नीशियन सेंटर है इन्हें ओपन कर दिया था और 1950 के बाद इन्हें खोला गया था। ये आपको समझेगा इसका उद्देश्य क्या था। आप ये इसमें आप इस 2 ही 3 लाइनें लिखें, ज्यादा ना लिखें, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने टेक्नीशियन सेंटर ओपन करने शुरू कर दिए थे और 1950 के बाद में खोला गया था इन्हें। और डीजीईटी के अंदर आपका क्या, ये सभी स्टेटों में प्रारंभ कर दिए गए थे। इसका जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, एम ऑफ ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत क्या एम था, क्या उद्देश्य था इसका, इसकी ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य था। इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए एम ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें जो ट्रेनिंग का उद्देश्य था वो डिफरेंट ट्रेड की स्किल कारीगर तैयार करना। आपकी आईटी में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेड होती है, उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, क्या स्किल दिया जाता है। तो उसी तरीके से डिफरेंट ट्रेड के स्किल कारीगर तैयार करना इसका फर्स्ट एम था, पहला उद्देश्य क्या था, डिफरेंट ट्रेड के स्किल कारीगर तैयार करना। और सेकेंड उद्देश्य क्या था, ट्रेनर को लेसन बद्ध ट्रेनिंग तथा इंडस्ट्रियल फील्ड की मांग पूरी करना। या क्या था कि जो ट्रेनर है, जो ट्रेनी है आपका, उसे लेसनबद्ध तरीके से ट्रेनिंग देकर उस जो आपका जो भी ट्रेनिंग है, आप आईटीआई कर रहे हैं, मान लो आपने आईटीआई की है, तो आप जो ट्रेनी थे उसके अंदर आपको लेसनबद्ध तरीके से ट्रेनिंग देकर आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, इसका मेन उद्देश्य ये था। उसके बाद दो हो गए आपके, दो हो गए। थर्ड क्या था आपका, थर्ड था जो आपका वो था रोजगार के लिए अवसर पैदा करना। जब आपको कोई भी चीज अच्छे से आने लगेगी, आप काम करना जानने लगेंगे, मान लो आप फिटर के हैं, आप पूरी तरीके से जॉब बनाना सीख जाएंगे, यानी कि आपके अंदर स्किल आ जाएगी। स्किल आने के बाद में आपको क्या होगा, आपके लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। उसके बाद में हम इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हम कुछ इसके अंदर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम इन इंडिया, इसके अंतर्गत हम कब कौन सी स्कीम लागू हुई थी उनके डेट बाय डेट नोट करेंगे, यानी कि 1943, 1944, 1945 में कौन सी स्कीम कब लागू हुई थी। चलिए हम देखते हैं किस किस डेट में क्या हुआ था। तो आपका 1941 के अंदर क्या हुआ था, 1941 में क्या हुआ, बार टेक्नीशियन स्कीम लागू हुई। और 1945 में क्या हुआ, ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए लागू किया गया था, एक्स सर्विसमैन। तो 1945 में ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन लागू की गई थी। उसके बाद 1948 के अंतर्गत ट्रेनिंग स्कीम फॉर क्राफ्टमैन, 1948 में ट्रेनिंग स्कीम फॉर क्राफ्टमैन, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1958 के अंतर्गत वो इवनिंग क्लास फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या, 1958 के अंदर इवनिंग क्लास ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इवनिंग क्लासेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। उसके बाद 1950 में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि सीटीएस, यानी कि आपकी जो आईटीआई है आपकी की थी 1950 के अंतर्गत। अब 1959 में क्या हुआ, 1959 के अंतर्गत आपका क्या हुआ, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम आई, जो उसके बाद 1961 के अंदर इसे संशोधित करके अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हो गया था आपका 1961 के अंदर। उसके बाद
आपका जो एनसीवीटी है, जो आपका एनसीवीटी है वो कितने में हुआ था, 1956 के अंदर एनसीवीटी का लागू कर दिया गया था एनसीवीटी को। और आपका 2008 में क्या होता, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम का, यानी कि जो मैस है आपका, उसको लागू कर दिया गया था। तो अब हम ये जो अब हमने जो इस वीडियो में पढ़ा है, जो देखा है, ये आप इससे क्या है कि ये जो होता है ना पीओटी, जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये जब स्टार्ट आप यहाँ से करते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ इधर उधर रहती हैं, कुछ ज़्यादा बैलेंस में नहीं रहती कि मतलब कि एक सीक्वेंस में चलें। और इसके बाद जो शुरू होता है, जैसे जैसे आप पीओटी में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और यही होता है कि रेगुलर अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तब आपका बहुत सारे पॉइंट क्लियर होते चले जाते हैं। तो इसके बाद जब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको देखेंगे उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, और और उनको आप एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ते हुए चले जाएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इम्पोर्टेंट हालांकि ये भी है, लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आपको वो पढ़ने में मजा आएगा। ये थोड़ा हो सकता है, मानता हूँ मैं, इसे पढ़ने में थोड़ा वो होता है, याद करने में भी मुश्किल होता है, इसमें डेट वगैरह ज़्यादा दी होती है एक तरीके की, जैसे कि आप इतिहास वगैरह का देखते हैं, इस तरीके से होता है। उसके बाद में हम देखेंगे अगली वीडियो में जो भी आपके जो टॉपिक हैं इसके आगे के, उनको देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में जो भी आपके CITS करने वाले हैं उनमें शेयर कर दें। और हम ऐसे ही हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।